कैसे हैं आप लोग? ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। ठीक, चलिए हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। इससे पहले हम लोग अगर आधुनिक भारत को छोड़ें तो इससे पहले हम लोग इंडियन जियोग्राफी पढ़ रहे थे, फिर इसके बाद इंडियन पॉलिटी पढ़ना शुरू किए थे, और अब हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक, तो उसमें भी चल ही रहा है और इसको भी पढ़ा रहे हैं, मतलब इसके बाद वो भी चलेगा। वो वहाँ अगर पॉलिटी देखें तो वहाँ हम लोग मूल कर्तव्य, राज्य की नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार, संघ एवं राज्य क्षेत्र, ये सभी वहाँ देख चुके हैं। ठीक है, उद्देश्य, संविधान सभा, ये सब वहाँ पढ़ चुके हैं। इसके आगे अब हम वहाँ शुरू करेंगे। कार्यपालिका भी शुरू की है, राष्ट्रपति शुरू हुआ है, मतलब राष्ट्रपति भी पढ़े हैं, थोड़ा बहुत बचा हुआ है राष्ट्रपति। इसके बाद हम लोग उपराष्ट्रपति भी, मंत्रिपरिषद वहाँ पढ़ेंगे। यहाँ हम लोग देख रहे हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास में हम लोग आगे पढ़ रहे हैं, मैसूर का युद्ध पढ़ रहे हैं। ठीक, इससे पहले हम लोग प्लासी का युद्ध, बक्सर का युद्ध और द्वैत शासन पढ़ चुके हैं, कर्नाटक का युद्ध भी पढ़ चुके हैं, और गवर्नर जनरलों के बारे में देख चुके हैं। 1757 से लेकर 1857 के मध्य कौन कौन मुख्य रूप से गवर्नर जनरल हुए, उनके बारे में बात की गई। ठीक, आज हम लोग देखेंगे उसी के आगे मैसूर युद्ध। कल हम क्या देखे थे? मैसूर युद्ध। मैसूर के बारे में सामान्य जानकारी की है, कैसे मतलब मैसूर का उदय हुआ, मैसूर राज्य का कैसे उदय हुआ। फिर इसके बाद हम लोग देखें मैसूर के 4 युद्ध हैं, तो मैसूर का प्रथम युद्ध और मैसूर का द्वितीय युद्ध देखे थे। ठीक है, सब मैसूर के उदय में हम लोग ये देखे थे कि सबसे पहले विजयनगर था, फिर उसका अवशेषों पर ही कई राज्य पनपे, जिसमें से एक मैसूर था। मैसूर में वजियार वंश का शासन था, जिसमें चिक्का कृष्णराज द्वितीय थे। इसमें 2 मतलब अधिकारी मुख्य रूप से सामने आए थे, जिसे नंदराज एवं देवराज। नंदराज की ही सेना में शामिल हुए थे हैदर अली, और हैदर अली बाद में 1761 से 1777 तक लगातार साम्राज्य विस्तार करते रहे। ठीक, इस कोई परेशानी तो नहीं यहाँ तक। फिर इसके बाद युद्ध होता है तो फिर आगे घटना घटित ही होती है। हम लोग कल देखे ही थे कि 80 से लेकर 84 तक घटना दूसरा था, और तीसरा था 67 से लेकर 69 तक। ठीक, तो प्रथम युद्ध में हम लोग देखे थे कि कारण क्या देखे थे कि महत्वाकांक्षा थी टीपू सुल्तान, हैदर अली और अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, मराठे और निजामों की भी महत्वाकांक्षा। ठीक, इसको देखें। घटनाक्रम में देखें कि युद्ध हुआ, जिसमें दोनों लोग मतलब थोड़ा थोड़ा क्षेत्र पर हुए। जो हैदर अली कहते हैं मद्रास तक पहुंच गया था। ठीक है, बाद में संधि होती है। ठीक, वो हो गया, मद्रास की संधि होती है। फिर इसके बाद द्वितीय युद्ध होता है। द्वितीय युद्ध में भी कारण तो वही है, महत्वाकांक्षा। घटना होता है कि इसमें भी एक संधि होती है, मंगलौर की संधि। मंगलौर की संधि जब हो जाती है, क्योंकि मंगलौर की संधि होती है टीपू सुल्तान के साथ, क्योंकि 82 में वो हैदर अली की मृत्यु हो चुकी होती है। ठीक, जब हैदर अली की मृत्यु हो जाएगी तो 82 में होगा, 84 तक युद्ध चला, तो जो 84 में रहेगा उसी के साथ संधि होगी, तो टीपू सुल्तान के साथ संधि होती है। ठीक, इतना हुआ, मंगलौर की संधि हुई। इसके बाद आज हम लोग देखेंगे मैसूर का तृतीय युद्ध। ठीक, मैसूर का तृतीय युद्ध देखेंगे और चतुर्थ युद्ध देखेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग चलते हैं। तो इससे पहले आप लोग दोनों युद्ध, इससे पहले वाला वीडियो देख लेंगे तो कंप्लीट होगा, फिर इसको देख लेंगे तो ये कंप्लीट होगा। इसके बाद एक वीडियो और होगा, वो होगा टीपू सुल्तान के बारे में, उसकी जितनी नीतियाँ उसके बारे में देख लेंगे, जो भी आधा घंटा 40 मिनट। फिर इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा, मैसूर पूरा टॉपिक कंप्लीट होगा। इसके बाद हम मराठाओं के साथ देखेंगे। ठीक, चलिए आगे चलिए। हाँ, इससे पहले आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, मैसूर का द्वितीय युद्ध कल चल ही रहा था, तो यहाँ मंगलौर की संधि, निजाम में मराठों के साथ अंग्रेजों ने दिया, ये सब कल की बातें बता दी गई। आज हम लोग भी देखेंगे मैसूर का युद्ध, तो देखेंगे तृतीय युद्ध, देखेंगे मैसूर का तृतीय युद्ध। मैसूर का तृतीय युद्ध होता कब है? 1790 से लेकर 92 तक ये होता है। ठीक, 1790 से लेकर 92 तक। अब आप ये बताइए, इस समय 1790 में कौन गवर्नर जनरल कौन है? इससे पहले वीडियो हम बता चुके हैं ना, गवर्नरों के बारे में बता चुके हैं जो मुख्य रूप से हैं। तो इस समय गवर्नर कौन है? कॉर्नवालिस है। कॉर्नवालिस 46 से लेकर 93 तक वो रहते हैं। ठीक है, फिर 93 से 98 तक सर जॉन शोर रहते हैं, फिर इसके बाद 98 से फिर 1805 तक वेलेजली रहते हैं। ठीक,
तो मैसूर का तृतीय युद्ध के समय जो गवर्नर जनरल बंगाल के वो कौन है, वो हैं कॉर्नवालिस। ठीक, तो ये मत भूलिएगा क्योंकि इसके बारे में तो हम देख ही चुके हैं। तो कारण में आप लिखिए, कल भी कारण में लिखे थे। पहला पॉइंट तो सभी में सेम ही होगा, वो होगा कि जो टीपू सुल्तान और टीपू व अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। ठीक है, अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा। ठीक, टीपू व अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, इसका मतलब टीपू सुल्तान भी उस पूरे क्षेत्र में मैसूर को पूरा बढ़ाना ही चाह रहा था, और मैसूर का मतलब क्षेत्र को और अधिक अधिग्रहण करना चाह रहा था मैसूर के बाहर भी। और अंग्रेज चाह रहे थे कि वो मैसूर भी हमारे नियंत्रण में रहे, साथ ही साथ व्यापारिक हित के लिए भी रहता था, क्योंकि व्यापारिक हित की मसाले उसाले का कहते हैं वहाँ पास बहुत ज़्यादा होता था, और मसालों से ये लोग आर्थिक लाभ बहुत ज़्यादा कमाना चाह रहे थे अंग्रेज। ठीक, तो दोनों की महत्वाकांक्षा थी, तो इस कारणवश भी युद्ध का तो एक टकराव बना ही। ये पॉइंट तो सभी में था, प्रथम युद्ध में भी, द्वितीय युद्ध में, अब तृतीय युद्ध में भी। ठीक, दूसरा क्या था, वहां पास भी दूसरा था कि निजामों और एक और है मराठा। ठीक है, एवं मराठाओं की भी क्या है, महत्वाकांक्षा है। ये भी तो अधिकाधिक क्षेत्र ग्रहण करना चाहते हैं और लाभ कमाना चाहते हैं, मतलब लाभ पाना चाहते हैं कि इनका राष्ट्र स्वतंत्र रहे, बड़ा रहे, आर्थिक हित अच्छे से हो। ठीक है, तो निजाम में मराठाओं की भी महत्वाकांक्षा है। तीसरा इसमें लिखिए कि उस समय टीपू सुल्तान क्या कर रहा था। टीपू सुल्तान फ्रांस जो अंग्रेजों के मतलब उस समय यूरोप में देखेंगे तो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मतलब युद्ध संघर्ष चल रहा है। ठीक है, संघर्ष बहुत जबरदस्त था, क्योंकि उस समय स्थिति बहुत खराबी, समझ सकते हैं कि उस समय यूरोप में युद्ध चल रहा, तो स्थिति खराबी है। और टीपू क्या कर रहा है, फ्रांसीसियों से संबंध बनाना चाह रहा है, अच्छे संबंध, और अंग्रेजों से फ्रांसीसियों का युद्ध चल रहा है, जिस कारणवश अंग्रेज नहीं चाहते हैं कि टीपू फ्रांसीसियों के मतलब कि उससे किसी प्रकार की मदद प्राप्त करे, वहां से सहायता प्राप्त करे। ठीक है, इस कारणवश भी एक युद्ध का कारण बना। तो टीपू के कार्य लिख सकते हैं इसका, और विरोधी दृष्टिकोण, टीपू के कार्य एवं अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण लिखिए, अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण का मतलब यही हो गया। अंग्रेज विरोधी का मतलब कि फ्रांसीसियों से संबंध स्थापित कर रहा है। ठीक है, टीपू के कार्य का मतलब ये हो गया, टीपू क्या कर रहा है, आर्थिक अगर कार्य देखें तो ये क्या कर रहा है, आर्थिक कार्य में मैसूर में जो मसालों पर पूरा अधिकार है वो टीपू स्वयं अपने ऊपर लेना चाह रहा है कि एकाधिकार केवल मेरा रहे और किसी का नहीं रहे, मतलब अंग्रेज इसमें बिल्कुल हस्तक्षेप न करे। तो इस कारणवश वहाँ के व्यापार, पूरे मैसूर के व्यापार पर किसका एकाधिकार है, टीपू का अधिकार है। लेकिन अंग्रेज ऐसा नहीं चाह रहे हैं, तो आर्थिक कार्य ये किया कि एकाधिकार कर लिया, जिससे क्या हुआ, अंग्रेजों को घाटा हुआ, क्योंकि ये एक व्यापारिक कंपनी है। व्यापारिक कंपनी को हमेशा लाभ चाहिए, तो जब लाभ नहीं मिलेगा तो युद्ध की स्थिति तो बनेगी। ठीक, दूसरा हो गया सैनिक कार्य का मतलब ये हो गया कि अपने सेनाओं को फ्रांसीसियों से क्या कर रहा है, आधुनिकरण की ओर ये बढ़ रहा है, फ्रांसीसियों से सहायता ले रहा है ताकि उसकी सेना क्या हो, आधुनिकता की ओर बढ़े। और दूसरी बात ये है कि वो उस समय फ्रांसीसियों बहुत अच्छे संबंध बना रहा था। ठीक है, नेपोलियन का उस समय उदय ही हो रहा था, और नेपोलियन से भी अच्छे संबंध बना रहा था, जिस कारण से कॉर्नवालिस नहीं चाहते थे कि ऐसा हो। अभी नेपोलियन का भाई वेलेस्ली समय बहुत जबरदस्त होगा। ठीक है, उस समय उसका उदय चरम पर होगा। तो टीपू के कार्य एवं अंग्रेजों विरोधी दृष्टिकोण के कारण ये, हाँ, ये 3 पॉइंट आप लिख लीजिए, ज्यादा नहीं लिखना। कि ये लिखना चाहे तो चौथा पॉइंट ये हुआ कि टीपू का फ्रांसीसियों से मदद लेना। ठीक है, जो अंग्रेजों के विरुद्ध था। ठीक, ये लिख सकते हैं चौथा पॉइंट, अगर लिखना चाहे तो लिखिए, नहीं लिखना चाहते तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है। ठीक, चलिए, तो तीनों पॉइंट लिखिए, टीपू एवं अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा, निजाम एवं मराठाओं की महत्वाकांक्षा, टीपू के कार्य है, और इसका अंग्रेजी विरोधी दृष्टिकोण है, अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण है। अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण का मतलब यही है कि सीधा सीधा ये अंग्रेजों के विरोधी से सीधा संबंध बना रहा है। ठीक है, और अंग्रेज विरोधी अंग्रेजों को किसी प्रकार का लाभ भी नहीं देना चाह रहा। विरोधी दृष्टिकोण का मतलब यही हुआ कि अंग्रेज किसी प्रकार का लाभ न प्राप्त करें और इनके जो विरोधी हैं उनके साथ संबंध अच्छे कर लें ताकि इनको
पराजित किया जा सके। ठीक, तो ये हमारे कारण थे, 3 कारण लिख लेंगे, परेशानी तो नहीं है। ठीक है, आगे बढ़े ना। चलिए, घटनाक्रम में लिख लीजिए। घटनाक्रम किसके किसके मध्य युद्ध होता है? अंग्रेजों व टीपू। तो पहला लिखेंगे टीपू व अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ। ठीक, पहला पॉइंट तो यही लिखेंगे। उस समय अंग्रेज जो गवर्नर है, गवर्नर जनरल है, ठीक है, गवर्नर जनरल जो बंगाल के, वो कार्नवालिस है। इसे आप बार बार बताने की जरूरत न बने। ठीक है, क्यों ना होता है? क्योंकि इससे पहले हम पढ़ चुके हैं, 86 से लेकर ये था 1786 93 तक। ठीक है, तो कार्नवालिस उस समय गवर्नर जनरल, तो इसी के निर्देश पर ही क्या हो रहा है? युद्ध हो रहा है टीपू के साथ। ठीक है, उस समय मद्रास प्रेसिडेंसी है, जिससे कार्नवालिस इनको निर्देश, ये टीपू मतलब कार्नवालिस निर्देशित कर रहे हैं, फिर उसी के नेतृत्व में मतलब दूसरे हैं जो अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है, मतलब टीपू के साथ युद्ध करते हैं। ठीक, चलिए, ये पहला पॉइंट आप लिखेंगे। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? टीपू व अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, लेकिन इससे पहले हम लोग प्रथम युद्ध और द्वितीय युद्ध में एक चीज देखें, वो क्या है कि मराठा और निजाम, हैदराबाद के निजाम, मराठा और निजाम क्या कर रहे हैं? ये अवसरवादी हैं। अवसरवादी हैं, इसका मतलब कभी वो अंग्रेजों के साथ तो कभी टीपू सुल्तान के साथ क्या कर रहे हैं? मतलब अपना दल बदल रहे हैं कि कभी टीपू के पक्ष में चले जाते हैं तो कभी अंग्रेजों के पक्ष में चले जाते हैं। लेकिन जब तृतीय युद्ध होता है, मैसूर का तृतीय युद्ध, उस समय जो मराठा हो या निजाम हो, वो क्या करते हैं? वो केवल अंग्रेज के साथ देते हैं पूरे युद्ध में, वो टीपू का साथ बिल्कुल नहीं देते हैं। ठीक है, न देने के भी कई कारण थे। जब अब आंग्ल मराठा युद्ध देखेंगे तो उस समय स्थितियां मराठाओं की थोड़ा क्षीण हो गई है, क्योंकि प्रथम युद्ध हो चुका है, सालाबाई की संधि भी हो गई 82 में। इस समय उनका राइजिंग हो रहा है। ठीक है, मराठाओं क्या हो रहा है? अब थोड़ा थोड़ा फिर मजबूत हो रहा है। इस कारणवश वो नहीं चाहते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध उनका क्या होगा? अंग्रेजी विरोधी दृष्टिकोण उनका हो और अंग्रेज उनसे नाराज हो या किसी प्रकार की युद्ध की स्थिति बने। ठीक है, लेकिन अभी हम देखेंगे 1803 से 5 के मध्य द्वितीय युद्ध होता है, आंग्ल मराठा युद्ध, तब तक स्थिति ठीक होती है। ठीक है, उस समय जो पेशवा नहीं, उस समय जो सरदार हुआ करते थे वो लोग लड़ते हैं, सिंधिया हो गए, होलकर हो गए, गायकवाड़, ये सभी मतलब लड़ते ही हैं। पेशवा तो कहते हैं कि वैसे भी वसीम की संधि कर लेते हैं, उनका कोई मतलब होता नहीं है। लेकिन जो देवगांव और सुरजी हजम की जो संधि होती है या राजपुर घाट की संधि होती है, इसमें थोड़ा स्थिति अलग है। ठीक, तो टीपू व अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, पहला लिखिए। दूसरा मराठा व निजाम। निजाम का मतलब आप हैदराबाद के निजाम ही लीजिएगा। ठीक है, निजाम किसका साथ देते हैं? अंग्रेजों का सहयोग करते हैं। ठीक, पूरी तरीके से पूरे युद्ध में। अभी तक ये रहता था कभी इधर कभी उधर, लेकिन अब पूरी तरीके से अंग्रेजों का साथ देते हैं। ठीक, कोई परेशानी तो नहीं। मराठा व निजाम अंग्रेजों का साथ देते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसमें कौन पराजित होता है? टीपू सुल्तान पराजित होता है। ठीक, टीपू पराजित होता है। ठीक है, टीपू पराजित हो गया, इसका मतलब अंग्रेज जीत रहे हैं। चौथा पॉइंट आप लिखिए, संधि होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि। कौन सी? श्रीरंगपट्टनम की संधि। श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। रंगपट्टनम, जो श्रीरंगपट्टनम, ये मैसूर की राजधानी है। ठीक है, मैसूर की राजधानी है श्रीरंगपट्टनम। तो श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है, टीपू पराजित होता है और फिर इसके बाद जब पराजित होगा तो उसके साथ संधि हुई, श्रीरंगपट्टनम की संधि। इतना लिखिए, इसके बाद युद्ध समाप्त होता है। ठीक, ये लिखने की जरूरत है क्या? युद्ध समाप्त होता है जब संधि होगा, ये तो युद्ध तो समाप्त ही होगा। ठीक है, संधि के बाद युद्ध तो समाप्त होगा, क्या चलता रहेगा? ठीक है, तो ये हमारे 4 पॉइंट। 5वां पॉइंट, इसी संधि में क्या किए हैं?
अपना जो मैसूर का आधा राज्य किसको देना पड़ा, अंग्रेजों को देना पड़ा या उनके सहयोगियों को देना पड़ा। मतलब मराठा और निजाम ये दोनों सहयोगी हैं अंग्रेजों के, तो अंग्रेज व उनके सहयोगियों को मैसूर का आधा राज्य दिए, बहुत सारा धन देना पड़ा, ठीक है, करोड़ों रुपए देने पड़े, कि इसलिए क्योंकि क्षतिपूर्ति के लिए, कि हमारा धन व्यय हुआ तुमसे लड़ने में, इसलिए आप हमको पैसा दें। और इसके बाद उनके दो पुत्रों को भी अंग्रेज क्या कर लेते हैं, अपने पास ले लेते हैं, कि ताकि ये कोई जो टीपू सुल्तान है किसी प्रकार का आक्रमण करने के बारे में फिर से ना सोचे, इसलिए ऐसा ऐसा करते हैं। इसी श्रीरंगपट्टनम की संधि में क्या क्या करते हैं, मैसूर का आधा राज्य, मैसूर का आधा राज्य किसको देते हैं, अंग्रेजों को देते हैं, ठीक है। आप लिखिए मैसूर का आधा राज्य अंग्रेजों को, इसी संधि से, ठीक है, अंग्रेजों को देते हैं। एक बड़ी धनराशि देते हैं, बड़ी धनराशि, बड़ी धनराशि, ठीक है, धनराशि। और दो पुत्रों को भी देते हैं संधि में। अंग्रेजों ने डिमांड की अपने पुत्रों को हमारे पास रखिए, तो दो पुत्रों को भी किसको दे देते हैं, अंग्रेजों को। तो इतना संधि में दे देते हैं मैसूर का आधा राज्य अंग्रेजों को, बहुत बड़ी करोड़ों रुपए देना पड़ता है। इसके बाद और भी कहा गया कि आप इतने पैसे अभी दीजिए और भी पैसा आप बाद में देते रहिएगा, ठीक है। इसके बाद दो पुत्रों को भी इनको ले लिया जाता है, इनके दो पुत्रों को अंग्रेज अपने पास रख लेते हैं, इसलिए रखते हैं ताकि ये इनके पुत्र रहेंगे तो थोड़ा सा ये डरेंगे कि आक्रमण नहीं करेंगे, अंग्रेज विरोधी दृष्टिकोण छोड़ेंगे, इस कारणवश ये पुत्रों को रखेंगे। लेकिन टीपू सुल्तान वैसे भी मानता नहीं है, फिर मानते नहीं, मतलब बहादुर थे ही, उनसे ये मतलब था नहीं कि उनके पुत्र जाएंगे या नहीं, वो तो अपने पूरा देखना चाह रहे थे, ठीक। तो टीपू पराजित होने के बाद ये संधि हुई, संधि में ये सब देना पड़ा, ठीक है। तो संधि में ये घटनाक्रम में केवल इतना लिखना चाहिए, ठीक है, कोई परेशानी तो नहीं। टीपू अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, फिर निजाम और मराठा किसका साथ देते हैं, अंग्रेजों का साथ देते हैं। इसमें टीपू पराजित होता है, एक संधि होती है जिसे श्रीरंगपट्टनम की संधि कहते हैं, युद्ध समाप्त। लेकिन इससे आधा राज्य मैसूर का चला जाता है, बहुत बड़ा भाग दे देते हैं, ठीक है। और धनराशि बहुत देनी पड़ती है और दो पुत्रों को भी देना पड़ता है, ठीक। मतलब ये संधि के द्वारा ही दिया जाता है। तो ये हमारा था। इस प्रकार मैसूर का तृतीय युद्ध समाप्त। इस समय गवर्नर हैं, गवर्नर जनरल जो हैं बंगाल के, वो हैं कॉर्नवालिस, बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है। चलिए रफ करें, ठीक। अब देखें हम मैसूर का चतुर्युद्ध, इसको आप लिख लीजिएगा, इसी प्रकार लिखिएगा, ठीक है। चलिए मैसूर का चतुर्थ युद्ध, ठीक। मैसूर का चतुर्थ युद्ध 1799 में, ठीक है। कारण बताने की जरूरत है क्या, कारण पूर्ववर्ती लिखिए, कारण पूर्ववर्ती। जो पहले वाले कारण थे वो भी इसी में है, घटनाक्रम आप लिखिए। आप चाहें तो इसको पॉइंट में भी लिख सकते हैं, आप कारण और घटनाक्रम नहीं डालेंगे तो कोई परेशानी नहीं है। आप जो पॉइंट लिखाए जा रहे हैं कारण और परिणाम में, कारण और घटनाक्रम में मत लिखिए, आप पॉइंट में भी लिख सकते हैं सीधा सीधा, क्योंकि कारण और घटनाक्रम में से याद रहता है, इस कारण से ऐसा लिखाया जा रहा है, ठीक। या तो आप लिखना चाहें तो पॉइंट वाइज ही सब लिख लीजिए, कारण घटनाक्रम मत लिखिए। अगर लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, ठीक, चाहे इस प्रकार करिएगा। याद तो आप ही करना है, तो इस प्रकार ज़्यादा याद हो जाता है, मतलब आसानी से, ठीक। तो घटनाक्रम में आप कुछ नहीं लिखना, केवल इतना लिखना है कि युद्ध होता है टीपू के मध्य, और उस समय जो गवर्नर जनरल है, अब आप जानिए गवर्नर जनरल बदल चुके हैं, ठीक है। 1798 में दूसरे गवर्नर जनरल आ चुके हैं, और अंग्रेजों के मध्य युद्ध होता है, ठीक है। युद्ध किनके किनके मध्य होता है, उस समय जो गवर्नर जनरल है आप लोग, लॉर्ड वेलेजली हैं। गवर्नर जनरल के बारे में इसीलिए पहले ही पढ़ा दिया गया है, क्योंकि इनका यही महत्वपूर्ण है कि इनके समय जो घटना घटित हो रहे हैं, क्योंकि वर्ष याद रहेगा तो आगे बात होगी। ये हैं कब से कब, 1798 से लेकर 1805, ठीक है। वेलेजली, लॉर्ड वेलेजली 1798 से 1805, अभी इन्हीं के समय आंग्ल मराठा युद्ध होगा, तो
ठीक है, तो वो भी इसी में शामिल होगा। तो दूसरा करिए कि अंग्रेज और वो मराठा व निजाम, मराठा व निजाम किसका साथ देंगे। इस समय आंतरिक अवघटना घटने लगी है, मराठाओं में आंतरिक संघर्ष ज्यादा होने लगा। ठीक है, इस समय 1799 के समय 1800 या 1799 1798 के समय आंतरिक संघर्ष होना शुरू हो गया। मराठाओं में स्वयं आंतरिक संघर्ष होने लगा। आंतरिक संघर्ष पहले थे लेकिन नियंत्रित हो जाते थे, लेकिन इसमें आंतरिक संघर्ष नहीं होगा जिसमें अंग्रेज फायदा उठाएंगे। ठीक, मराठा व निजाम क्या करेंगे, किसका साथ देंगे, उनके जो सबसे प्रिय हैं वो हैं अंग्रेज, अंग्रेजों का साथ देते हैं। ठीक, अंग्रेजों का साथ देते हैं। तीसरा लिखिए, इसमें टीपू सुल्तान मारा गया, टीपू सुल्तान मारा गया। ठीक है, इतना लिखेंगे, टीपू सुल्तान क्या हुआ, मारा गया। तो जब ये मारा गया तब तो मैसूर के साथ जो भी संघर्ष था वो समाप्त हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चतुर्थ युद्ध भी पूरी तरीके से समाप्त, जब मारा गया तो युद्ध समाप्ति। ये 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। टीपू व अंग्रेजों के मध्य युद्ध हुआ, कब हुआ, 1799 के। उस समय जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, वेलेस्ली है। कब से कब तक रहते हैं, 1798 से 1805 के मध्य। मराठा व निजाम अंग्रेजों का साथ देते हैं और फिर इसके बाद सुल्तान मारा जाता है। ठीक है, कारण में तो वही लिखना है। तो ये हमारा था मैसूर का चतुर्थ युद्ध, कोई परेशानी नहीं। अब मैसूर में शासन कौन करेगा, 1 पॉइंट और लिखवाना है, इसको रफ कर देते हैं, क्योंकि अब जब ये मारा गया तो कोई ना कोई वहाँ शासन तो करेगा ही, तो कौन करेगा इसको देख लेते हैं। तो इतना लिख लेंगे आप, कोई परेशानी तो नहीं है। ठीक है, परेशानी भी होगी तो कह दीजिएगा, अच्छा परेशानी हो तो कह दीजिएगा। ठीक है, कारण एवं पूर्ववर्ती घटनाक्रम टीपू इतना कठिन तो है नहीं कि समझ में ना आ रहा हो। ठीक, चलिए रफ कर दें। चलिए, आप 1-2 पॉइंट नोट करके लिख लीजिए। नोट करके 1 पॉइंट लिख लीजिए। क्या लिखेंगे कि वडियार वंश का शासन स्थापित कर दिए। कौन, ये जो अंग्रेज थे, अंग्रेज क्या किए, मैसूर पर, अंग्रेज मैसूर पर वडियार, ये आप नाम याद कर पा रहे हैं, ये कौन है, वडियार वंश का शासन स्थापित कर दिया। ठीक है, स्थापित कर दिए। ठीक है, वडियार वंश वही है जिसे हैदर अली हटाकर शासन बनाता। ठीक है, मडियार वंश वही है जो हैदर अली, जो किशन चुक्के उस समय कृष्णराज द्वितीय थे। ठीक है, तो उनको हटाकर फिर हैदर अली शासन किया था। लेकिन जब ये शासन अंग्रेज आते हैं तो अंग्रेज क्या करते हैं, मैसूर पर वडियार वंश का शासन पुनः स्थापित करते हैं। एक बहुत छोटे लड़के को बैठाते हैं शासन करने के लिए। ठीक, वो तो दिखावटी था। और वडियार वंश पर क्या कर देते हैं, वडियार वंश का मतलब ये वडियार वंश तो मैसूर में शासन करेगा। मैसूर में सहायक संधि थोप दी जाती है। मैसूर को क्या कर दिया जाता है, मैसूर सहायक संधि लाद दी जाती है, सहायक संधि। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक ही है, तो आप लोग ज़्यादा मतलब थोड़ा बहुत जान लीजिए सहायक संधि क्या है। मैसूर क्या करते, सहायक संधि से सहायक संधि थोप दी जाती है। ठीक है, आप थोप दीजिए, क्योंकि किसी की इच्छा नहीं है सहायक संधि अपनाने की, लेकिन थोप दिया। अंग्रेज क्या करते हैं, जबरन किसी पर लाद देते हैं। ठीक है, ये संधि को जबरन लादते हैं। तो अंग्रेज क्या करते हैं, अंग्रेज मैसूर पर वडियार वंश का शासन करते हैं, एक छोटे लड़के को बैठाते हैं और स्थापित कर दिया। और मैसूर पर सहायक संधि, ये है क्या, इसका एक साधारण मतलब आप समझ लीजिए कि जो सुरक्षा का मामला होगा किनके हाथों में आ जाएगा, अंग्रेजों के हाथों में, कि आपकी सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसका मतलब कि सेना हमारी होगी, आपके यहाँ पास जो सेना रखी जाएगी हमारी होगी। इसमें बहुत सारे हैं, 5-6 पॉइंट है सहायक संधि में, आपको उतना नहीं जानना है, केवल इतना जानिए। जानना है कब, इसके बाद वाले टॉपिक में जानना है, लेकिन यहाँ पास केवल इतना जानिए कि सहायक संधि का मतलब
कि सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, आप परेशान बिल्कुल मत रहिए, पैसा हमको देते रहिए, जमीन दीजिए, स्वतंत्र भूभाग भी दीजिए, आप पैसा देते रहिए, सहायता करना हमारी है, सेना हमारी होगी, पैसा लेकिन आप खर्च करेंगे। ये मतलब है कि सुरक्षा का दायित्व कौन संभाल रहा है? सुरक्षा अंग्रेजों के हाथों में है, ठीक है। लेकिन इसके लिए पैसा भी ले रहा है, ऐसा नहीं है कि वो पैसा ले रहे हैं, स्वतंत्र भूभाग ले रहे हैं, ठीक है, स्वतंत्र भूभाग ले रहे हैं, पैसा ले रहे हैं। इसके बाद ये कह रहे हैं कि सेना हमारी रखी जाएगी, ठीक है, सेना का भार हमारे ऊपर होगा। आप विदेशों से किसी प्रकार के, विदेशों से मतलब आप अपने क्षेत्र पर आंतरिक मामले में सारी निर्णय ले सकते हैं, लेकिन बाह्य मामलों में निर्णय नहीं लेंगे। ये सहायक संधि का ही है। और फिर एक कहते हैं कि रेजिडेंट को भेजा जाता है आंतरिक मामलों की मतलब निगरानी के लिए। इसके बाद ये कहा जाता है ना यूरोपियन को, मतलब यूरोपीय को मतलब ना फ्रांसीसियों को ना अमेरिकन को अपनी सेना में शामिल नहीं करेंगे। ये सारी संधियां थोपी जाती है। इसी के सहायक संधि के ये सभी पॉइंट हैं, हम इसके बाद वाले पॉइंट पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो सुरक्षा का दायित्व तो कौन संभालता है? अंग्रेज संभालते। सहायक संधि का मतलब केवल इतना है। और ये सहायक संधि लागू करता है यही वेलेजली, जो ठीक है, वेलेजली जो गवर्नर जनरल यही शुरू करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा था मैसूर का चतुर्थ युद्ध, कंप्लीट हो गया, मैसूर कंप्लीट है। इसके बाद आंग्ल मराठा युद्ध चलेगा, ठीक। चलिए, आंग्ल मराठा युद्ध चलेगा। इसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा आंग्ल मराठा युद्ध। तो हम लोग क्या क्या देख चुके हैं। शुरू में सबसे पहला वीडियो ये बताया गया था कि 1750 के समय, उस समय परिस्थितियां क्या थी। उस समय नादिर शाह का आक्रमण हो रहा था, अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण हो रहा था, परिस्थितियां ये थी। मुगल क्या हो रहे थे, अब वो हो रहे थे, कमजोरी हो रहे थे, ठीक है। अब उन राज्य कई सारे वितरित हो रहे थे उस समय। अवध भी अलग ही मतलब स्वतंत्र हो रहा था, बंगाल भी स्वतंत्र हो रहा था, फर्रुखाबाद, कर्नाटक, मैसूर, हैदराबाद, ये सभी क्या हो रहे हैं, स्वतंत्र हो रहे हैं उस समय। और इसके बाद उस समय यही देखे थे। इसके बाद फिर थोड़ा बहुत ये देखते गए थे कैसे कैसे स्थिति चली थी। इसके बाद हम लोग देखे क्या देखे थे। इसके बाद हम लोग कंपनियों का आगमन देखना शुरू किए थे, कंपनियां आई हैं। फिर कर्नाटक युद्ध देखे, हमारा जो तीसरा टॉपिक था। चौथा टॉपिक में हम लोग फिर प्लासी के युद्ध देखे। पांचवा टॉपिक क्या था हमारा, बक्सर का युद्ध। छठा टॉपिक जो हमारा था वो द्वैत शासन था, ठीक है। द्वैत शासन के बाद हम लोग फिर गवर्नर जनरलों के बारे में देखें, जो 1757 से लेकर 1857 के मध्य जो गवर्नर एवं गवर्नर जनरल हुए उनके बारे में देखें। इसके बाद जो हमारा टॉपिक था वो था हमारा मैसूर का, ठीक। तो मैसूर के 4 युद्ध हो गए हैं, तो वो कंप्लीट हुआ। मैसूर के बारे में, टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सारी बातें अभी देखनी है, वो हम कल देखेंगे। टीपू सुल्तान के बारे में आर्थिक नीतियाँ देखेंगे, उसकी जो आधुनिकता से लैस था। कहते हैं कि अंग्रेजों के हित में नहीं था, क्योंकि कोई आधुनिक विचार से यदि हो जाएगा तो अंग्रेजों की सत्ता क्यों स्वीकार करेगा। तो इस कारणवश अंग्रेज इसको पसंद नहीं करते थे, सीधा साधा दायित्व कह देते हैं। जो साम्राज्यवादी जो लेखक हैं या कुछ भी विचारक कहें तो वो सीधा साधा दायित्व कह देते हैं। मतलब दायित्व का मतलब अभी हम देखेंगे। थॉमस मुंडो ये कहे हैं कि ये क्या अशांत आत्मा है, ठीक है, आधुनिक विचारों से चलने वाला अशांत आत्मा ये कहा गया है। तो हम कल देखेंगे, सभी बातें हम लोग कल देखेंगे, ठीक। तो इतना हम कल यहाँ तक चतुर्थ युद्ध तो देख चुके हैं। कल हम केवल टीपू सुल्तान के बारे में, कुछ नीतियों के बारे में देख के समाप्त। इसके बाद हम लोग, हमारा जो टॉपिक होगा वो मराठाओं के साथ, मराठा के प्रथम, द्वितीय और तृतीय युद्ध कंप्लीट होगा। इसके बाद हम लोग शायद सिंध देखेंगे, सिंधों पर आक्रमण करके उसको भी वो करते हैं। फिर पंजाब में रणजीत सिंह है, उनको देखेंगे। फिर अफगानिस्तान के साथ थोड़ा बहुत युद्ध होता है, उसी समय वर्मा के साथ होगा। अभी हम लोग कहाँ चल रहे हैं, 1799 में चल रहे हैं ना। उस समय अभी हम देखेंगे 1824 से 26 के मध्य, उस समय वर्मा के साथ युद्ध होता है, उसके क्षेत्र को लिया जाता है। फिर इसके बाद वर्मा के भी साथ 2 युद्ध होते हैं, तो हम देखेंगे उसी समय। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे राजनीतिक चीज़ें देखते चले जाएंगे, ठीक। कैसा लगा बताना तो आई, ठीक है, तो बता दीजिएगा। और ये इतना था, ठीक। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कल मिलते हैं, ठीक है, ओके बाय।